नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो है हमने यहाँ पे वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम जो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के PYQ क्वेश्चन जो सीरीज है उसको डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, जो 2018-19 में इस सीरीज को जो है कंडक्ट करवाया गया था। वहाँ पे जो है टोटल 23 शिफ्टों में ये एग्जाम पेपर लिया गया था। आप सभी का इन्हीं 23 शिफ्टों को जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी जो है अटेम्प्ट करके आप देख सकते हैं कि कितना आपका स्कोर वहाँ पे बन रहा है और कैसी जो है आपकी तैयारी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं और एग्जाम्स डेट भी घोषित की गई हैं रेलवे के द्वारा। जैसे कि एएलपी की एग्ज़ाम डेट घोषित की गई है, टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट घोषित की गई है, जेई की एग्ज़ाम डेट घोषित की गई है। तो इनके बच्चे जो हैं वो भी जीके जीएस के लिए इस वीडियो सीरीज को अंत तक अवश्य देखें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन की जीके जीएस नहीं आती, मात्र 10 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स के अंदर, बट फिर भी जो 10 क्वेश्चन है मार्जिन बहुत हो जाता है, 1 नंबर से भी जो है आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, इस सीरीज को अंत तक जरूर देखना है। साथ में कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। आज हम जो है यहाँ पे 10वां पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 9 भाग आ चुके हैं, तो अगर आपने उन 9 भागों को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। आपको चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आरआरबी रेलवे आरपीएफ एसआई PYQ सीरीज 2018-19 नाम से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो सीरीज की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा है? तो ये एक महाकाव्य है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? भारवी के द्वारा, कालिदास के द्वारा, चाणक्य के द्वारा या फिर अशुघोष के द्वारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो प्रसिद्ध महाकाव्य है किरातार्जुनीयम ये लिखा है भारवी के द्वारा। और कौन सी सदी में लिखा गया है? तो ये 7वीं सदी में लिखा गया था। किरातार्जुन जो ये महाकाव्य है ये लिखा गया था भारवी के द्वारा 7वीं शताब्दी में। और इस कथा के अंदर क्या है? तो महाभारत में वर्णित जो किरात वेशधारी शिव, मतलब जो शिवजी भगवान है, वो किरात का वेश धारण करके जो है अर्जुन के साथ युद्ध लड़ते हैं। इस कथा का वर्णन किया गया है भारवी के द्वारा किरातार्जुनम महाकाव्य के अंदर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो ये एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सोमदेव वर्मन। तो इनका जो संबंध है किस खेल से हो जाएगा? स्क्वैश, टेनिस, फुटबॉल या फिर हॉकी? तो ये टेनिस का जो खेल है वो खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोमदेव वर्मन जो है ये एक टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1985 में, 13 फरवरी 1985 को जो है इनका जन्म हुआ था। और जो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? तो ये माफ़ कीजिएगा, त्रिपुरा में जो है इनका जन्म हुआ था, त्रिपुरा के अगरतला में। अगरतला में इनका जन्म हुआ था। और जो ये अगरतला है ये त्रिपुरा राज्य की राजधानी भी है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो भारत में आप सभी जानते हैं कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लोहे और इस्पात के कारखाने हैं। और ये पूछा गया है कौन से क्षेत्र के अंदर जो है सर्वाधिक जो कारखाने हैं लोहे और इस्पात के वो हैं? तो हुगली नदी बेसिन, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या फिर दक्कन का पठार? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र के अंदर लोहे और इस्पात के जो है सर्वाधिक कारखाने हैं। और ये जो छोटा नागपुर पठार है ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये आप याद रखना, ये फैला हुआ है झारखंड, हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो उड़ीसा और कुछ राज्य और हो सकते हैं, कुछ क्षेत्र और हो गए। तो इन बेसिकली इन 3 राज्यों के अंदर जो है ये फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है। तो यहाँ पे देख लेना, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन जो है वो स्रावित करती हैं, इम्यून, न्यूट्रोफिलिस, इंटरफेरान या फिर ल्यूकोसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरफेरान। तो ये जो संक्रमित कोशिकाएं हैं ये और अन्य संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए जो संक्रमित कोशिकाएं हैं ये इंटरफेरान जो है प्रोटीन स्रावित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये किस देश के जो संविधान है उससे लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ और संविधानों से क्या कुछ लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, निर्वाचन, इतने से समझ जाना आप। और दूसरा लिया गया है संविधान संशोधन। ठीक है, ये दो जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद हम कर लेते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान जो है पहला लिखित संविधान है। पहला लिखित और सबसे छोटा संविधान है। तो ये जो अमेरिका का संविधान है ये सबसे छोटा संविधान है। और इसके अंदर क्या है, दुनिया के सबसे छोटे संविधान के अंदर केवल 7 अनुच्छेद हैं। इसके अंदर 7 अनुच्छेद हैं और 27 संशोधन हैं। और इसके जो अमेरिका के संविधान से हैं हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या ग्रहण किया है अपने संविधान के अंदर। तो ये आप याद रखना क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उसके बाद जो है और क्या क्या लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। तो इतना सब जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। एक दो चीज़ें और ली होंगी वो कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको इतनी जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो ये किस देश ने की थी, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जेंटीना के जो द्वारा है समर यूथ ओलंपिक 2018 की शुरुआत की गई थी। ये थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं। समर यूथ ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। और उसके बाद आ जाएगा ओलंपिक। ये कब कब स्थापना हुई थी वो थोड़ा सा आप जो है इसका
याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। समर यूथ ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पेरिस के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2010 से जो है समर यूथ ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप याद रखेंगे शीतकाल ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो ये 1924 के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस के अंदर हुई थी। उसके बाद रह गया आपका जो है ये आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक लिख लेना आप यहाँ पे। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 1896 के अंदर जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? यूनान से हुई थी, यूनान के एथेंस शहर से। एथेंस से जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गंगा एक्शन प्लान की जो है शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? तो ये 1986 में जो है गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। 1985 है, आपको कहीं कहीं 1985 भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों डेट्स आप याद रखना। यहाँ पे 1985 नहीं दिया गया है, इसीलिए नियर बाई आंसर मैंने 1986 लगाया है। वैसे आप याद रखना 1985 या 86 में से कोई एक ही आपको देखने को मिलेगा। जो भी मिले आपको वो देख के जो है आंसर लगा देना। उसके बाद आप याद रखना ये जो गंगा एक्शन प्लान है इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी जी के द्वारा जो है इस मिशन की शुरुआत की गई थी गंगा एक्शन प्लान की। गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने, और उसके बाद जो है गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए जो ये नमामि गंगे कार्यक्रम है, नमामि गंगे कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। गंगा की सफाई के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। कब हुई थी? जून 2014 के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। और नमामि गंगे की कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2014 में हुई थी, जो कि गंगा को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो तमिलनाडु राज्य है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले जो है मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1969। तो 1969 में जो है मद्रास नाम को चेंज करके जो है तमिलनाडु कर दिया गया था 14 जनवरी 1969 को। ये डेट्स आप याद रखना, 14 जनवरी 1969 को। ठीक है, 14 जनवरी 1969 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? काफी आसान क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है 1290 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, खिलजी वंश की जो स्थापना है ये 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इन्हें गुलाम वंश के आखिरी शासक शमशुद्दीन ट्यूमर्स की हत्या, क्यूमर्स आएगा यहाँ पे, शमशुद्दीन क्यूमर्स में मैं लिख देता हूँ, शमशुद्दीन क्यूमर्स, तो इसकी हत्या करके जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी इन्होंने। और जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी थे इन्होंने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आप याद रखना, किलोखोरी राजधानी। ठीक है, राजधानी किसको बनाया? तो ये किलोखोरी को जो है इन्होंने राजधानी बनाया। और इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया 1296 से। तो महत्वपूर्ण शासक जो खिलजी वंश का है वो कौन है? वो है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 1296 से 1316 के बीच में जो है इन्होंने शासन किया। और खिलजी वंश का जो अंत होता है वो कब होता है? 1320 में जो है इसका अंत हो जाता है। 1320 में जो है इस वंश का अंत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया 1316 तक। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो है, जो जलालुद्दीन खिलजी थे ये इनके चाचा भी थे और जो है इनके फादर इन लॉ भी थे। तो ये चीज़ आपको इनकी याद रखनी है। और जो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी थे ये पहले थे जिन्होंने बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया था, घोड़े दागने की जो है प्रथा को शुरू किया था। जो
सैनिक होते थे उनको नगद वेतन देने की जो है प्रथा स्टार्ट की थी। इन सभी में जो प्रथम थे वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही ये सारी जो प्रथाएं हैं वो प्रथम शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पराग कणों की बाह्य परत एक्सीन की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। तो ये माइक्रोपोलिन इंटाइन स्पोरोपोलिनिन या फिर माइक्रोस्पोर ट्रेडेड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इसी आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा फजल अली, ये आ गया पहले ऑप्शन में ही आ गया। तो ये जो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया था ये फजल अली आयोग ने किया गया था। और फजल अली आयोग की जो स्थापना ये कब हुई थी? 22 दिसंबर 1953 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? फजल अली आयोग की जो है स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करें धर आयोग की, तो धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसकी जो धर आयोग का गठन था ये हुआ था जून 1948 में। 17 जून 1948 को जो है धर आयोग का गठन किया गया था। और धर आयोग के बारे में आप इतनी जानकारी याद रखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इस आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे एस.के. धर। एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे। बात कर लेते हैं जेवीपी आयोग या फिर जेवीपी समिति का, इसका गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में जो है जेवीपी आयोग का गठन किया गया था। और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की या फिर लास्ट की, काका कालेकर आयोग। तो काका कालेकर आयोग का आयोग यानी कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना है। ये काका कालेकर आयोग क्या है? तो पहला पिछड़ा आयोग है। ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1953 में। जनवरी 1953 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इस आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। ये भी आपको याद रखनी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फजल अली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1953 को हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली ने। धर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 17 जून 1948 को हुई थी। अध्यक्षता कौन किसने की थी? एस.के. धर ने की थी। जेवीपी समिति की बात करें तो दिसंबर 1948 में गठित की गई थी। काका कालेकर आयोग की स्थापना की बात करें तो पहला ये पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसको काका कालेकर आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन कब हुआ था? जनवरी 1953 में इसका गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? सबसे पहले आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य में ये किया गया था। कब किया गया था? 1973 में ये जो है किया गया था। माफ कीजिएगा, ये 1973 में ही किया जो है, ठीक है, 1973 में ही किया गया था। तो ये किस से संबंधित जो है आंदोलन था? तो ये वनों की कटाई से संबंधित था। उस समय जो है, आज भी ऐसा कोई आंदोलन नहीं करता, लेकिन वर्तमान में हमें ऐसे आंदोलन करना चाहिए। फालतू की बकवास कितनी करवा लो लोगों से, फालतू के आंदोलन कितने ही करवा लो, लेकिन जो एक्चुअल में आंदोलन है ये वनों के ऊपर आंदोलन होने चाहिए, साफ सुथरी हवा के लिए आंदोलन होना चाहिए। वर्तमान में आप देख रहे हैं दिल्ली की जो एआई क्वालिटी है, एयर की जो क्वालिटी है, ये आप अभी न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, ट्रेंडिंग में चल रहा है। एयर क्वालिटी है जो दिल्ली की, वो लाहौर से भी खराब हो चुकी है। और वहां के जो 10वीं 12वीं के क्लास है उनको छोड़कर बाकी सभी स्कूलों को जो है परमानेंट बंद कर दिया गया है। और वहां पे दिल्ली के अंदर जो है एयर जो है, एयर का जो मॉल है या आप कह सकते हैं कुछ भी है, एयर का जो है एक मॉल शुरू किया गया है। वहां पे 299 में पर हावर
आपको चार्ज देना पड़ेगा 1 घंटा हवा लेने के लिए। तो ये हमारा आज की सच्चाई है। हम कभी भी धरने नहीं करते, वनों के ऊपर धरने नहीं करते, पेड़ों के ऊपर धरने नहीं करते, हवा के ऊपर धरने नहीं करते। हम बस जो है फालतू की बकवास करने में लगे रहते हैं। आज से कुछ साल पहले जो है ये कहा गया था कि पानी के भी हमें पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उस समय जो ये बात है सच नहीं लगती थी। हम कहते थे कि यार पानी की थोड़ी पैसे लगेंगे, पानी तो फ्री में दिया है, भगवान ने दिया है, पृथ्वी ने दिया है। तो आज यही बात सेम जो है हवा के ऊपर लागू हो गई है। जो बड़े बड़े मास्क आज हम देख रहे हैं मार्केटों में, आपको रंग बिरंगे मास्क दिख भी जाएंगे। तो जैसे आज हम जो इम्पोर्टेंट है कपड़े खरीदने जाते हैं, जूते खरीदने जाते हैं, तो इन फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद जो है आपको ये जो मास्क है ये भी परमानेंट देखने को मिल जाएगा कि आप परमानेंट जो है मास्क खरीदने जाओगे। आपके बच्चे जैसे ही स्कूल में जाया करेंगे तो मास्क लगा के जाएंगे। आपके बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाएंगे टीचर वो भी मास्क लगा के पढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारा प्रदूषण है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी जो मुख्य कारण है जो कारों का, गाड़ियों का बढ़ जाना भी हो सकता है, पेड़ों की कटाई होना भी इसका कारण हो सकता है। तो ये मुद्दा एक बहुत ही भयंकर मुद्दा होने वाला है, और इन फ्यूचर में जब इस धरती का विनाश होगा तो ये मुद्दा एक मेन रहेगा। पृथ्वी पर जो है पेड़ों की संख्या का कम हो जाना, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनों की कटाई से संबंधित था ये चिपको आंदोलन, और ये कब हुआ था? तो ये 1973 में किया गया था आंदोलन। इसके जो आंदोलनकर्ता के नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ये भी आप याद रखना। मैं थोड़ा सा भटक गया था, कहीं और पहुंच गया था। बाकी वो चीज़ें भी जरूरी हैं जो मैंने आपको बताई हैं करंट से रिलेटेड, तो ये काफ़ी मुद्दा है, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। औरों को तो हम समझाने से पहले खुद पे ध्यान दें। खुद आप एक एक पेड़ लगाइएगा, अपने घर के आगे लगाइएगा, उसको बड़ा कीजिएगा। यही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे लिए होगी। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? सबसे पहले इनकी मौत 1210 के अंदर हुई थी। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जन्म कब हुआ था? 1150 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, और इनके द्वारा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया था, और खत्म किसने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण? तो वो इल्तुतमिश ने खत्म करवाया था। और उस पे जो चौथी और पांचवी मंजिल है कुतुब मीनार पर, चौथी और पांचवी मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। कुतुब मीनार का निर्माण भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद आप ये याद रखना, कुतुब मीनार के माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है सत्ता किसने संभाली थी? इल्तुतमिश ने संभाली थी। इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसकी जो है संभाली गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना, और इल्तुतमिश ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद था। इल्तुतमिश ने एक इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। तो ये इक्ता व्यवस्था काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुरू की गई थी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? तो इन्होंने अपनी बेटी को जो है नियुक्त किया था अपना उत्तराधिकारी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को जो है इन्होंने अपना उत्तराधिकारी शुरू किया था। और इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1210 से 1236। 1210 से जो है 1236 तक जो है इनका शासनकाल रहा। और जो रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा वो 1236 से लेके 1240 तक रहा। और जो रजिया सुल्तान की मृत्यु है कहाँ हुई थी?
हरियाणा के कैथल में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर जो है हरियाणा के कैथल में इनका मकबरा बनाया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इन सभी के बारे में होनी चाहिए हिस्ट्री से रिलेटेड। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। तो सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वो कौन सा हो जाएगा, पारदीप बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर तूतीकोरिन बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे व्यस्त बंदरगाह और भूबद्ध जो बंदरगाह है वो हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। और विशाखापट्टनम बंदरगाह को जो है यातायात के लिए कब खोल दिया गया था, 1933 में। कहाँ गया, 1933 में जो है इसको यातायात के लिए खोल दिया गया था। उसके बाद हम बात करें इस बंदरगाह को 1964 में मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये लाइन भी आप याद रखना, 1964 में किया गया था मेजर पोर्ट। तो ये मेजर पोर्ट जो है मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963। तो इसके तहत जो है एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। उसके बाद हम बात करें पारदीप बंदरगाह की स्थापना कब हुई, कहाँ है पारदीप बंदरगाह, तो पारदीप बंदरगाह की स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये कब घोषित किया गया था, तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है 11 जुलाई 1974 को, 1974 याद रखना, कहा गया तूतीकोरिन, ये 1974 याद रखना। तूतीकोरिन जो है 1974 में ये जो है स्टार्ट किया गया था। उसके बाद हम बात करें आगे की, चेन्नई बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी, चेन्नई बंदरगाह की स्थापना हुई थी 1881 में। ठीक है, ये डेट्स आप याद रखना। वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, आपसे ईयर्स पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछ लिया जाता है ये जो बंदरगाह है कहाँ पर है, किस देश में है, किस राज्य में है भारत के। तो ये बाकी डेट्स आप याद रखना चाहे तो याद रख भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। ऑफ कोर्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका जो है 15 का राइट ऑप्शन ए नहीं होएगा, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके शासन के दौरान जो साहसिक फैसले का लेने का जो लिए जाना जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो है ये जाना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1290 में। 1290 में जो है इनका जन्म हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का। उसके बाद हम बात करें तुगलक वंश के शासक ये थे और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो शासनकाल जो था इनका रहा था, शासनकाल इनका रहा था 1325 से लेके 1351 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करी थी, तो ये जो राजधानी है दिल्ली से ये राजधानी कहाँ ले गए थे, देवगिरी ले गए थे। ये एक शंकी जो है सुल्तान होते थे और वैसे तो ये काफ़ी पढ़े लिखे सुल्तान थे, सल्तनत के अंदर काफ़ी पढ़े लिखे थे और जो है हफ्ते के 7 दिन ये अलग अलग रंगों की जो है ड्रेस पहनते थे। और जो तुगलक वंश की स्थापना कब की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखना। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी जो है स्थापना की थी। कब की थी, तो ये स्थापना की थी इन्होंने 1320 में की थी। 1320 में इन्होंने जो है स्थापना की थी। और जो यह वंश कब से कब तक रहा, तो ये जो तुगलक वंश ने शासन किया था ये 1320 से लेके 1414 तक जो है शासन किया था। तो ये भी आप याद रखना, जो तुगलक वंश है इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 1320 से 1414 तक जो है इन्होंने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के जो है कुछ अभियान देख लेना आप। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ अभियान की बात करें तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी इन्होंने, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, तो ये कब की थी इन्होंने, तो ये की थी इन्होंने 1326 में।
उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट अभियान इनका क्या था, तो राजधानी परिवर्तन इन्होंने किया था। दिल्ली से ये देवगिरी ले गए थे राजधानी। कब ले गए थे, तो ये ले गए थे 1327 में। उसके बाद नेक्स्ट अभियान इन्होंने क्या किया था, मुद्रा सांकेतिक मतलब नकली मुद्रा का प्रचलन इन्होंने कर दिया था। बताइए कैसा राज्य है, सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने कर दिया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने कब किया था, तो ये किया था 1329 में। उसके बाद दो अभियान और आप याद रखना, खुरासान अभियान इन्होंने 1332-33 में किया था और कराचील का अभियान 1337-38 में किया था। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं वरना लिख भी देता, चलो मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं। खुरासान अभियान यहाँ पे लिख देता हूँ। खुरासान कब हुआ था, तो ये खुरासान अभियान इन्होंने किया था 1332 में। और जो कराचील का अभियान था ये कब हुआ था, तो कराचील का अभियान इन्होंने किया था 1337 में। ठीक है, ये कुछ अभियान थे इनके द्वारा जो किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑब्वियसली केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा जो है भारत में जीडीपी का निर्धारण किया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी कलकत्ता में हुई थी, मैं ये पहले याद रखना। लेकिन वर्तमान में जो है इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थापना कब हुई थी, कोलकाता में जो है इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी की 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन अब इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ये याद रखना। ठीक है, कलकत्ता से कभी आप चेंज हो जाओ, लो मिटाई दिया मैंने। ठीक है, स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मंदी आएगा भाई, यहाँ पे मंदी के कारण दिखने वाला एक लक्षण नहीं है। रोजगार दर में गिरावट, उद्योग कीमतों को कम करना शुरू कर देता है, मुद्रास्फीति में उछाल या फिर मांग में सामान्य गिरावट। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक जो मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है वो हो जाएगा मुद्रास्फीति में उछाल। तो मुद्रास्फीति में जब उछाल आएगा तो मंदी थोड़ी होगी वो, तो ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18, मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या होता है। तो जो दक्षिण भारत होते थे वहाँ पे जो मंदिर होते थे उनके जो द्वार होते थे, मतलब मैंने आंसर ही बता दिया, कोई बात नहीं, जो द्वार होते थे, मंदिरों के द्वार होते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। तो सामान्य कानूनी जो अधिकार होते हैं उनको आदेश करने की जो जारी शक्ति होती है वो किस न्यायालय के पास होती है। अधीनस्थ न्यायालय के पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उच्च न्यायालय के पास जो है सामान्य कानूनी अधिकारों के आदेश जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास होती है। आपको ये याद रखना है। बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, इलाहाबाद की कब हुई, और एक और था, कौन सा था, इलाहाबाद और कोलकाता था सची। इनकी तीनों की डेट्स आपको याद रखनी है, बस डेट्स नहीं आप साल याद रखना। बंबई की हुई थी 1962 के, माफ कीजिएगा, बंबई की हुई थी 1862 के अंदर। उसके बाद इलाहाबाद की हुई थी 1866 के अंदर, और कोलकाता की हुई थी 1862 के अंदर। ठीक है, ये तीनों डेट्स आपको याद रखना क्योंकि इन्हीं तीनों का जो है पूछा जाता है। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय में लिख देता हूं, इसकी स्थापना की गई थी भाई आपकी 28 जनवरी 1950 को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और उच्च न्यायालय को जो रिट जारी करने की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात हो रही है, रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति, तो ये होती है अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग।
और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको रिट जारी करने की शक्ति किसमें होती है? अनुच्छेद 32 के अंदर। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोला गया निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में जो रेगिस्तान है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये पैटागोनियन जो मरुस्थल है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। काला मरुस्थल कहाँ पे हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। थार मरुस्थल कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान में है। वैसे भारत में ही आप नोटिस करेंगे इसको, क्योंकि जो इसका रेशो है, पाकिस्तान कैसे लिखेंगे? भारत और पाकिस्तान के अंदर है। बेसिकली आपको भारत ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, और भारत के अंदर जो है ये रेशो है 85%, और जो पाकिस्तान में है वो है 15%। ठीक है, उसके बाद सोनरन मरुस्थल कहाँ पर है? तो सोनरन जो मरुस्थल है जो सोनरन मरुस्थल है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? तो सोनरन मरुस्थल जो है ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में। माफ कीजिएगा, ये दक्षिण अमेरिका बता गया ना मैं, कोई बात नहीं, उत्तरी अमेरिका के अंदर है ये। ठीक है, सोनरन मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर अवस्थित है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। उसके बाद जो है पैटागोनिया मरुस्थल मैं ऊपर बता चुका हूं, दक्षिण अमेरिका के अंदर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का जो है उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरियों को जो है मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर विधि का जो है उपयोग किया जाता है लंबी दूरियों को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था? तो 86 में, 69 में, 84 में या फिर 42 में? क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अकॉर्डिंग जो है संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया था? 2002, 86 में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना 2002, 86 में। इसके अंदर जो है राज्य के 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मतलब जो 2002 में 86 में संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के जो है मूल अधिकारों में जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अंतिम ऋणदाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और जो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में था, ये भी आप याद रखना। पहले जो है इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर था, कोलकाता के अंदर था, लेकिन बाद में जो है बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1937 में स्थायी रूप से, यहाँ पे लिख लेना, लो मैं लिख देता हूँ, 1937 में जो है कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? बंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। मतलब जो है सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो चोल वंश था ये इसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय। तो जो चोल वंश के ये संस्थापक थे इनका नाम था विजयालय, और इन्होंने जो है 850 ईस्वी में चोल वंश की नींव डाली थी, और इनके जो उत्तराधिकारी थे यानी कि जो इनके बेटे थे उसका नाम क्या था? आदित्य प्रथम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये किसके सामंत थे ये आपको याद रखना है। तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, पल्लवों के ये सामंत हुआ करते थे विजयालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट में कहा गया मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। तो मृदा संरक्षण जो है उसकी किस विधि के द्वारा जो है रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में जो है योगदान मिलता है। छायादार, सीढ़ीदार, समोच्च या फिर सूक्ष्म। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायादार कृषि जो है मृदा संरक्षण की विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑब्वियसली लॉर्ड माउंटबेटन थे और इन्हीं के द्वारा जो है स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के जो जो दो टुकड़े किए गए थे इन्हीं की ये देन माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्होंने ही 1947 से 1948 तक इस पद पर कार्य किया। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय भी थे। इन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को तैयार किया था और भारत का विभाजन का फैसला किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 27। 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किसी सरकारी निकाय का नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया था। तो किसका किया गया था, योजना आयोग का किया गया था। और जो योजना आयोग है इसके स्थान पर जो है नीति आयोग को शुरू कर दिया गया था। नीति आयोग को ये कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो अध्यक्ष हैं इनके हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर क्या कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, क्रांतिक, आपतन, दर्पण या फिर सामान्य। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिक जो है ये कोण कहलाएगा। निम्न में विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है। तो औसत वर्ग से जो संबंधित नहीं है, सेडेटिव, नार्कोटिक, कैनिब्स या फिर स्कीट। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो स्कीट है ये औसत वर्ग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मरे डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में है। तो मरे डार्लिंग जो है न्यूजीलैंड में अवस्थित है। मरे और डार्लिंग ये दो नदियां हैं जो कि न्यूजीलैंड के अंदर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 31 में सुयुग्मित डिक्टोन बेंजेक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनोल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है। तो किस अम्ल के साथ जो है ये ऑक्सीकृत होता है, कार्बोजिलिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो क्रोमिक अम्ल है ये डिक्टोन बेंजुक्योन के निर्माण के लिए फिनोल और जो है ऑक्सीकृत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो डिक्टोन बेंजुकोन है इसके निर्माण के लिए फिनोल के साथ कौन ऑक्सीकृत होता है। तो ये जो होता है क्रोमिक अम्ल जो है फिनोल के साथ ऑक्सीकृत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है रोटरडम बंदरगाह जो हो जाएगा, ये कहाँ पर है, नीदरलैंड के अंदर अवस्थित है। तो ये जो रोटरडैम बंदरगाह है ये नीदरलैंड के रोटरडम शहर के अंदर ही अवस्थित है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गुजरात। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। तो ये मिथिला जो है क्या है, ये मिथिला एक चित्रकला है जो कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखना। इसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार के मिथिला क्षेत्र से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था। तो ये दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग को बोला जाता था। मध्यकालीन में जो दीवान ए अर्ज है ये किसको बोला जाता था, सैन्य विभाग को बोला जाता था, यानी कि आरिज ए मुमालिक विभाग, आरिज ए मुमालिक विभाग। तो आरिज ए मुमालिक विभाग को ही दीवान ए अर्ज कहा जाता था। और ये जो दीवान ए अर्ज है इस विभाग की स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। और बलबन के द्वारा दो प्रथाएं और स्टार्ट की थी। एक तो पैबोस थी, पैरों को चूमना, दूसरी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक मैंने बता दी पैबोस जो पैरों के चूमना, और जो दूसरी प्रथा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और नहीं पता तो फाइंड आउट करके गूगल से जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 35 में कहा गया भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है, यानी कि भारतीय खेलों का जो मक्का है वो किस स्टेडियम को माना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, यानी कि पंजाब के अंदर है ये। इसी को जो है भारत के खेलों का मक्का के रूप में संस्थान जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल्क लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है। राइट ऑप्शन हो जाएगा कबड्डी से। तो बाल्क लाइन शब्द का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कबड्डी खेल से संबंध है बाल्क लाइन शब्द का। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर। तो ये एसएससी वाले बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखिएगा। एसएससी के अंदर जो है स्पोर्ट्स, एसएससी और रेलवे के अंदर किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, स्पोर्ट्स हो गया, और क्या हो गया, करंट हो गया, और एक आधे टॉपिक्स और होते हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया। ठीक है, इन टॉपिक्स का जो है भर भर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एचवीजे गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो एचवीजे जो है ये एक गैस पाइपलाइन है, ये किस राज्य से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो मध्य प्रदेश से होकर जो है ये लाइन गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो पुरुष बास्केटबॉल ओलंपिक को जो पहली बार है 1936 में जो है ओलंपिक में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये पुरुष बास्केटबॉल को जो है पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, 1936 में। इसकी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत है 1896 में हुई थी, जो एथेंस शहर में इसकी स्थापना हुई थी। शीतकाल ओलंपिक की बात करूँ तो 1924 में शुरू हुए थे, और समर यूथ ओलंपिक की बात करूँ तो ये शायद 2010 में हुए थे, 2010 में हुए थे आई थिंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको बोला जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो किस वर्ष हुआ था, 1857 को हुआ था। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 1857। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 का जो विद्रोह है इसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, या फिर सिपाही विद्रोह यहाँ पे लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, मेरठ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ की छावनी से जो मंगल पांडे थे उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 10 मई 1857 को। 1857 को जो है मेरठ से ये शुरुआत हुई थी। और ये कारण क्या था, तो कारण ये था कि ये जो है नई राइफल बंदूकों का प्रयोग में जो है ये अफवाह फैल गई थी कि एक जो है गाय की चर्बी का यूज़ किया गया है। और जो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माता का जो है रूप माना जाता है, इसीलिए ये युद्ध फैल गया। लेकिन ये एक अकेला कारण नहीं था कि चर्बी में गाय का कारतूस था। ये आप ये लगा सकते हैं क्योंकि जो भारत की जनता थी पहले से जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित, लगान प्रथा जो है, इन सभी जो है कारणों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। बस आप ये मान के चलिएगा ये जो मेरठ में जो घटना हुई थी, राइफल की जो कारतूस वाली घटना थी, ये इसने जो है आग में तीली वाला काम किया। मतलब पहले से लोग गुस्से में थे, उन्हें बस एक वजह चाहिए थी जो कि यहाँ पे 10 मई 1857 को मिली। और जो है रोटी कमल इनका जो है निशान था। तो निशान क्या था इनका, रोटी और कमल।
ठीक है, रोटी कमल इनका वो निशान था। अब हम बात कर लेते हैं किस किस राज्य से जो है किस किस ने जो है नेतृत्व किया था। सबसे पहले हम बात कर ले बरेली की। बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। उसके बाद झांसी से किसने किया था? सभी जानते हैं झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। वो आपने लक्ष्मीबाई की वो कविता सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोलो से, जो ये एक कविता है, काफ़ी सुनिएगा, इनको सुनकर जो है काफ़ी जो है पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है शरीर में, एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है। कभी फ्री टाइम में इस कविता को आप पढ़िएगा। उसके बाद जो है झांसी से जो है ये किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था। उसके बाद जो है कानपुर से किसने किया था? कानपुर से किया था नाना साहब ने। कानपुर से के बाद लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको बता दिया नेतृत्वकर्ता, इनको जरूर आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मताधिकार की जो आयु है 18 वर्ष घटाकर कब की गई थी, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी? सबसे पहले आप ये याद रखना, तत्कालीन तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी थे। ये 69वां संविधान संशोधन जो है ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये 61वां होएगा, सॉरी, हो जाती है कई बार जल्दीबाजी में गलती। तो 61वां जो है ये संविधान संशोधन हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन जो है इसके अंदर जो है मतदान की आयु जो है 18 कर दी गई थी, 21 से घटाकर 1986। तो ये 1986 के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष को घटाकर 28 वर्ष जो है उम्र कर दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार है? अनुच्छेद 26, 25, 30 या फिर 29। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक जो है अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उनके प्रशासन को संभाल सकते हैं। मौलिक अधिकार वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट एक बार फिर से बता देता हूं, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो समानता का अधिकार हो जाएगा 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22। उसके बाद हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हो जाएगा 23 से 24। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद आप याद रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो जाएगा 25 से 28। ठीक है, 29 से 30 में यही आ जाएगा जो मैंने अभी बताया है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 में आ जाएगा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जो है भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक जो है ये निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप बस ये याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1988 के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1988 के अंदर। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली के अंदर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य इनके मंत्री हुआ करते थे। और जो है इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, बस आप मेरी जो है बात आराम से बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? तो सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था उसका क्या नाम था? बिंदुसार था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? दुर्धरा इनका पत्नी का नाम था। बिंदुसार नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जो है ये खाने में जो है जो इनके वो थे मंत्री थे, जो चाणक्य थे, इस समय जो मौर्य वंश था, इस समय जो है विष कन्याएं होती थी और वो किसी को नाखून भी मार देती थी। उनके अंदर इतना विष होता था कि वो किसी को अगर नाखून मार देती थी तो उनका जो है मृत्यु हो सकती थी। इसीलिए जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचाने के लिए, विष कन्या से बचाने के लिए जो है उनके खाने में थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन जो है जहर मिला के देते थे। हमारी बॉडी ऐसी है, अगर किसी भी चीज़ का इसको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा का सेवन करवाया जाए तो ये उसका आदी हो जाता है। ऐसा ही चाणक्य के जो मंत्री थे, चाणक्य माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे चाणक्य, उन्होंने ऐसा ही किया। ये इनके खाने में जो है विष कन्याओं से बचने के लिए प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है जहर मिलाते थे। इससे जो है इनकी बॉडी का जो है जहर का आदी हो गया। उसके बाद जो है दुर्धरा के साथ जब उन्होंने संबंध बनाए तो वही जो है जहर जो उनकी बॉडी से जो है दुर्धरा के शरीर में चला गया। और जो है उनके शरीर पर जब ये बिंदुसार पैदा हुआ तो बिंदुसार के शरीर पर धब्बे धब्बे हो गए, ऐसे ऐसे धब्बे हो गए, जिसकी वजह से उसका नाम जो है बिंदुसार पड़ गया। बिंदुसार के जो पुत्र का नाम था वो क्या था? अशोक महान। अशोक के बारे में तो आप जानते ही हैं सभी, कभी फुर्सत में पढ़ेंगे महान अशोक के बारे में। ये किसके पोते थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, माफ कीजिए, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोते हुआ करते थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये कैसे मिला? तो ये जो नंद वंश के अंतिम राजा होते थे, कौन थे इनके नंद वंश के अंतिम राजा? तो ये होते थे महापद्मनंद। बड़े ही ये घटिया की प्रणाली के जो है ये राजा हुआ करते थे। इन्होंने जो है बड़ी बेइज्जत करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शासन से बाहर कर दिया गया था। और बदला लेने के लिए जो है ये बदला लेना चाहते थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य थे, ये धनानंद से बदला लेना चाहते थे। इसीलिए जंगल में जा रहे थे और जंगल में इन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें एक छोटा बच्चा जो है प्रजा बनकर जो है बच्चों को संगठित कर रहा है। तो उन्होंने वहां से जो है चाणक्य को उठा लिया और जाके अपने शास्त्र और जो है धनुष बाण में जो है दीक्षित किया। उसके बाद जो है चाणक्य की सहायता से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जो पद्म धनानंद थे, इसकी हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको इतनी जानकारी पता होगी। थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया हो तो एक बार फिर से देख लेना, काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, काफ़ी कुछ जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा गया विभव स्थिरांक स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का जो है उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो किसका रूप जो है व्यापक रूप से किया जाता है, किस चीज़ का जो यूज़ है वो किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेनर डायोड का जो है उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। उसके बाद हम बात करें वेनेजुएला के घास के मैदानों को किस रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा जो वेनेजुएला के घास के मैदान है इनको लानोस के नाम से जो है जाना जाता है। प्रेरी के घास के मैदान कहां पर है? प्रेयरी। तो इसके घास के मैदान कहां पर है? उत्तरी अमेरिका। डाउन्स कहां पर है? डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद आप याद रखना स्टेपी कहां पर है? स्टेपी घास के मैदान, तो ये यूरोप के अंदर हो जाएंगे। स्टेपी यूरोप और पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया के बीच में है। आप यूरोप याद रखना, यूरोप के अंदर है स्टेपी। उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो गया। पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा। पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा। उसके बाद कंपास ब्राजील हो जाएगा। कंपास है यहाँ पे? कभी कंपास नहीं है। कंपास हो जाएगा ब्राजील। ठीक है,
ये कुछ घास के मैदान मैंने बताए हैं, थोड़ा सा याद रखना इनको। मैच द फॉलोइंग में भी ये पूछ लेता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन जीआई प्रदान किया गया है। यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 46 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो केरल राज्य के अंदर जो है ये वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है नीलांबर सागौन। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो ये कुछ चीजों को दिया जाता है जो कि विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, आपातकालीन, मूल कर्तव्य। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये संविधान की नवीनतम विशेषता है। अनुच्छेद किसके अंदर आते हैं? ये 36 से 51 के अंतर्गत। ठीक है, ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है ये उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? उदार, वृक्क, पित्ताशय या फिर आंत। 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि निम्न में से कौन सा अंग है? किडनी ऐसा अंग है जो आयनों को नियंत्रित कर और रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषता पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि मेटलॉइड ऐसा तत्व है जिसके अंदर धात्विक और अधात्विक दोनों ही विशेषता पाई जाती है। ये टॉप 50 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिया है। 10th पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अभी जो है 12 पार्ट्स और आने बाकी है। इन पार्ट्स को जो है आपके एग्जाम से पहले डेफिनेटली कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखना। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो वीडियो सीरीज है वो आपको कैसी लग रही है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जी ये जो PDF है ये भी फ्री, बिल्कुल फ्री आपको जो है हमारे टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।